जिसमें टूथपेस्ट के खाली डिब्बे, साबुन के कवर और दूसरे रद्दी कागज वगैरह डाले जाते थे। मुझे और तो कुछ न सूझा, बस गैर महसूस तरीके पर मेरी उंगली चली और माइक्रोफिल्म की कागज में लिपटी डिब्बिया को प्लास्टिक की टोकरी में गिरा दिया। शांति कुमार और थानेदार को मैंने बातों में उलझा लिया था। मैंने कहा, मुझे ख्याल आ गया है कि कल एक साधु मेरे बंगले में आकर बरामदे में धरना मार कर बैठ गया था कि मैं दक्षिणा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने उसे बाहर लॉन में गुलाब की झाड़ियों पर झुके हुए भी देखा था। मेरा ख्याल है कि झाड़ियों को चेक करें। इससे मेरा मतलब उन लोगों को बेडरूम से बाहर निकालना था। मुझे ये खतरा भी था कि किचन के अकबी छोटे से बाग के दरख्त के चबूतरे के नीचे मेरा वायरलेस सेट और जहरीले सिगार भी छुपाए हुए हैं। ये लोग अगर उस तरफ चले गए तो वायरलेस सेट डिटेक्ट हो सकता था, क्योंकि वो धात का बना हुआ था। लेकिन वो लोग तो खास तौर पर मेरे बेडरूम की तलाशी लेने आए थे। वो मेरी सरकारी हैसियत से भी वाकिफ थे। चुनाचे मेरी साधु वाली बात पर वो बेडरूम से बाहर निकल आए। मेरी जान में जान आई। शांति कुमार और थानेदार लॉन में जाने की बजाय ड्राइंग रूम में ही बैठ गए और अपने आदमी को उन्होंने लॉन में गुलाब की झाड़ियां चेक करने के लिए भेज दिया। बहरहाल इतना ही बहुत था। कम से कम वो बेडरूम से निकल आए थे और माइक्रोफिल्म बाथरूम की टोकरी में पड़ी थी। अगरचे खतरात अभी तक मेरे सर पर मंडला रहे थे, इस ख्याल से कि ये लोग फिर उठकर बाथरूम की तरफ ना आ जाएं, मैंने कमला से कहा कि वो चाय ले आए और फिर शांति कुमार और इंस्पेक्टर से खालिस्तान की तहरीक और तखरीबकारों के बारे में बातें करने लगा। सिखों का अगर कोई सियासी मुतालबा है तो उन्हें इंदिरा जी से मुज़ाकरात करने चाहिए। बातचीत से सियासी हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। तखरीबकारी और हिंसा से सिवाय भारतवर्ष की तबाही के और कुछ हाथ नहीं आएगा। इंस्पेक्टर और शांति कुमार मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे। मैं देख रहा था कि उनकी मक्कार निगाहें ड्राइंग रूम का बाकायदा जायजा ले रही थी। मेरी नौकरानी कमला की शुरू दिन से आदत थी कि जब मैं दफ्तर से वापस आकर बाथरूम में मुंह हाथ धोने के बाद निकलकर ड्राइंग रूम में चाय पीने बैठता तो वो जाकर बाथरूम साफ करती और कूड़े करकट वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाकर बाहर ले जाती, जहां गेट के पास ही मैंने प्लास्टिक का एक ड्रम रखवा छोड़ा था। वो टोकरी का कूड़ा करकट उस ड्रम में जाकर डाल देती। ठीक 5 बजे कूड़ा करकट उठाने वाला दिल्ली कॉरपोरेशन का ट्रक आता था, जो ड्रम में से कूड़ा ट्रक में डालकर ले जाता था। चुनाचे कमला चाय हमारे सामने रखकर अपनी आदत के मुताबिक बेडरूम में दाखिल हो गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जानता था कि वो किस लिए बेडरूम में गई है, और ऐसा ही हुआ। 10-15 सेकंड बाद कमला नौकरानी बाथरूम वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाए मेरे बेडरूम से निकली और ड्राइंग रूम से गुजरती गेट के ड्रम में कूड़ा डालने बाहर निकल गई। मैं उसे कूड़ा फेंकने से रोक भी नहीं सकता था। मेरे रोकने से कूड़े की टोकरी को चेक करने का भी उन लोगों को ख्याल आ सकता था कि मैं नौकरानी को कूड़ा बाहर ले जाने से क्यों रोक रहा हूँ। मैंने बातें करते और चाय पीते हुए कनखियों से खिड़की में से बाहर देखा। कमबख्त कमला ने प्लास्टिक की टोकरी का कूड़ा करकट गेट के बाहर रखे हुए ड्रम में उलट दिया था। माइक्रोफिल्म कूड़े के ड्रम में जा चुकी थी। कमला ने टोकरी उल्टाकर कपड़े से पूंछी और मेरे सामने से गुजरते हुए बाथरूम में जाकर रख दी। अब मुझे ये डर भी था कि कहीं ये लोग कूड़े की टोकरी की ही चेकिंग न शुरू कर दें। मैंने कार्नस पर रखे क्लॉक की तरफ देखा। कॉरपोरेशन के ट्रक के आने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। इससे पहले कि ट्रक आकर ड्रम का कूड़ा डाल कर ले जाए, मुझे ड्रम में से माइक्रोफिल्म को निकालना था। लेकिन मैं इंस्पेक्टर पुलिस और शांति कुमार की मौजूदगी में वैसा नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि अब वो मेरे ड्राइंग रूम से उठकर चले जाएं, मगर वो तो जैसे जमकर बैठे थे। मैंने अपने हुकूक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी चेकिंग खत्म हो चुकी है। शांति कुमार इस दौरान मेरी पास चीजों को देखने के बहाने उठकर कार्नस पर रखे भगवान बुद्ध और भगवान शिव की मूर्तियों को उलट पलट कर देख रहा था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, सर आई एम सॉरी, आपको बड़ी तकलीफ दी। फिर उसने बाहर से अपने आदमी को आवाज देकर पूछा कि क्या पोजीशन है। सिपाही डिटेक्टर लेकर अंदर आ गया और बोला, सर वहाँ झाड़ियों को मैंने शुरू से आखिर तक देख लिया है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आखिर वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकल आए। मैं भी उनके साथ था। शांति कुमार ने मुझसे हाथ मिलाया और एक बार फिर कहा, सॉरी सर, आपको बड़ा कष्ट दिया, मगर इलाके के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए ये भी जरूरी था। नमस्कार। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार का जवाब दिया और खुदा खुदा करके ये बला टली। शांति कुमार और इंस्पेक्टर अपने आदमियों को लेकर अगली कोठी की तरफ चल दिए। मेरी आंखें उनका बराबर पीछा कर रही थी। वो साथ वाली कोठी के गेट में दाखिल हो गए। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मैं फौरी तौर पर ड्रम से माइक्रोफिल्म नहीं निकाल सकता था। मुमकिन था कि दूसरी कोठी में से शांति कुमार मेरी हरकत की निगरानी कर रहा हो। मैं अखबार लेकर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा अखबार पर झुका हुआ था, मगर नजरें कूड़े के ड्रम पर लगी थी, जो मेरे लिए एक ऐसा टाइम बम बन चुका था जो किसी भी वक्त फट कर मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर सकता था। अचानक दूर से मुझे कॉरपोरेशन के ट्रक की आवाज सुनाई दी। वो कोठियों की दरमियानी गली में दाखिल हो चुका था और कोठियों के आगे रुक रुक कर कूड़े के ड्रम उठाए जा रहा था। मैं बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ
अब सोचने का वक्त नहीं था। मुझे हर हालत में ड्रम में से माइक्रोफिल्म की डिबिया को निकालना था। मैंने सिगार सुलगा रखा था। मैं अखबार को कुर्सी पर फेंक कर उठा और सिगार के कश लगाता बज़ाहिर जैसे फूलों भरी झाड़ी को देखता और उनसे लुत्फानंदोज होता ड्रम के करीब आ गया। मैंने कॉरपोरेशन के ट्रक को देखा। वो मेरी साथ वाली पे ही कोठी के बाहर आकर रुक गया था और उसके आदमी ड्रम उठाकर ट्रक में उल्टा रहे थे। मुझे और तो कुछ न सूझा, बस गेट के पास गया और यूं जाहिर किया कि जैसे मेरा पाँव किसी चीज से टकरा गया है और मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। मैं एक तरफ झुक कर कचरे के ड्रम के साथ इस तरह टकराया कि मेरे साथ ही ड्रम भी नीचे गिर पड़ा। किचन की खिड़की में से कमला नौकरानी मुझे देख रही थी। वो वहीं से चिल्लाई, साहब जी क्या हो गया, मैं आ रही हूँ। मैं गुस्से में आकर उठा और ड्रम को लात मारकर बोला, तुम्हें 1000 बार कहा है कि ड्रम को दीवार के साथ लगा कर रखो, मगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आती। इस अरसे में मैंने माइक्रोफिल्म वाली डिबिया उठा ली थी जो ड्रम के गिरते ही लुढ़क कर रतन जौ के पौधों के बीच में चली गई थी। उसके साथ ही शांति कुमार की आवाज आई, सर चोट तो नहीं लगी? वो बदबख्त यकीनन साथ वाली कोठी की दीवार से लगा मेरी नकलो हरकत को देख रहा था। अल्लाह का शुक्र था कि जमीन से उठते हुए मैंने माइक्रोफिल्म अपनी पतलून की जेब में रख ली थी, लेकिन शांति कुमार मेरे सर पर खड़ा था। अगरचे उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि मेरी तलाशी लेता, उसके बावजूद मैं महफूज नहीं था। मैंने कपड़े झाड़ते हुए कहा, ये हमारी नौकरानी बड़ी अहमक है, हमेशा कचरे का ड्रम रास्ते में रखती है। शांति कुमार ने शायद मुझे कूड़े करकट में से कोई चीज उठाकर रखते देख लिया था। कहने लगा, कोई बात नहीं सर, नौकरानी को क्षमा कर दें, आप अंदर चलकर कपड़े बदल लें, आपकी पतलून पर मिट्टी लग गई है। इस दौरान कॉरपोरेशन का ट्रक मेरे बंगले के बाहर आकर रुक गया था। 2 आदमी अंदर आकर ड्रम में कूड़ा डालने लगे। मैंने शांति कुमार का शुक्रिया अदा किया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे पीछे आएगा, मगर जब मैंने दरवाजा बंद किया तो वो वहीं बाग में गेट के पास खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी शक्ल से जाहिर हो रहा था कि वो इस तजब्जुब में है कि मेरी तलाशी लेने की जुर्रत करे या न करे। कमला किचन के दरवाजे से निकलकर कूड़े के ड्रम को दीवार के साथ लगा रही थी। मैं ड्राइंग रूम की खिड़की से गिरे हुए पर्दे के पीछे से शांति को देख रहा था। उस वक्त अगर वो जुर्रत से काम लेकर इंस्पेक्टर के जरिए मेरी तलाशी ले लेता तो मैं रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। माइक्रोफिल्म मेरी जेब से बरामद हो जाती और शांति कुमार को न सिर्फ इनाम मिलता बल्कि एक पाकिस्तानी जासूस पकड़वाने और इंतहाई कीमती खुफिया दस्तावेज बरामद करने के सिले में उसकी तरक्की भी हो जाती। मगर वो हिचकिचाता ही रह गया और ऐन वक्त पर जुर्रत रिंदाना से काम न लिया। मुझे इस अरसे में मौका मिल गया और मैंने माइक्रोफिल्म ड्राइंग रूम के कालीन का कोना एक तरफ से उठाकर उसके नीचे छुपा दी। अब मैं सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने तय कर लिया कि अगर अब शांति कुमार तलाशी के लिए मेरे घर में आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खा उस एक आदमी को हलाक करने के लिए मुझे इंस्पेक्टर, उसके सिपाहियों और नौकरानी को भी क्यों ना मौत के घाट उतारना पड़े। लेकिन मैंने देखा कि शांति कुमार कोठी के छोटे से गेट में से बाहर निकल गया। कूड़े का ट्रक वहां से जा चुका था। माइक्रोफिल्म ड्राइंग रूम के कालीन के नीचे भी महफूज नहीं थी। दूसरी कोठी से शांति कुमार हेडक्वार्टर फोन करके बता सकता था कि उन्हें जिस चीज की तलाश है वो इस वक्त कैप्टन रामकिशन मेहता यानी मेरी कोठी में मौजूद है। कमला वापस किचन में जा चुकी थी। ड्राइंग रूम में सिवाय मेरे और कोई नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माइक्रोफिल्म को कौन सी जगह छुपाऊं कि जहां से वो पुलिस की तलाशी के बावजूद भी बरामद ना हो सके। इतना मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर एक बार मेरे बॉस को ये बता दिया गया कि मतलूबा शय मेरे बंगले में मौजूद है तो उसके आदमी फर्श तक उखाड़ डालेंगे। मैं खाली ज़हन सा होकर बेड पर बैठ गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। यकबारगी मेरा दिल उछल सा गया। मैंने अपनी सांस दुरुस्त की और फोन उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से सुजाता की आवाज आई, क्या बात है डार्लिंग, तुम्हारी आवाज बुझी बुझी सी क्यों है? तुमने आज दिन भर मुझे फोन नहीं किया। मैं बहुत उदास हूँ, बस टैक्सी लेकर तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। इससे पहले कि मैं सुजाता को कोई जवाब देता उसने फोन बंद कर दिया। दिल ने कहा, सुजाता इस वक्त रहमत का फरिश्ता बनकर आ रहे हैं, तो माइक्रोफिल्म लेकर उसके साथ जहां से निकल सकते हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। रिसीवर टेलीफोन पर रख कर मैं तेजी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया और सिगार सुलगाकर बेचैनी से टहलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर देख लेता था कि कहीं इंटेलिजेंस वाले तो नहीं आ गए। कुछ देर बाद गली में टैक्सी के दाखिल होने की आवाज आई। मैंने कमला को आवाज देकर कहा कि मैं सुजाता के साथ बाहर चाय पीने जा रहा हूँ। दरवाजा बंद किया और उसके साथ ही ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे और बाग के पतले से रास्ते में से होता हुआ लकड़ी के छोटे गेट पर आ गया जो मेरी कमर तक आता था। टैक्सी गेट के सामने आ खड़ी हुई। उसकी पिछली सीट पर सुजाता बैठी थी। मैं दरवाजा खोलकर टैक्सी में घुस गया।
सुजाता के कपड़ों से उसके मखसूस सेंट की खुशबू आ रही थी। उसने शलवार कमीज के ऊपर ब्लू कलर की खुली जर्सी पहन रखी थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से 12 खंबे चलने को कहा और टैक्सी आगे बढ़ गई। सुजाता मेरे साथ लग गई। तुमने आज मुझे फोन नहीं किया डार्लिंग। मैं अगली कोठी में से शांति कुमार को इंस्पेक्टर और दूसरे सिपाहियों के साथ बाहर निकलते देख रहा था। शांति कुमार ने इंस्पेक्टर पुलिस से बातें करते हुए निगाहें उठाकर हमारी टैक्सी की तरफ देखा। टैक्सी ने टर्न किया और गली में से गुजरकर सड़क पर आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए सुजाता को कहा, दफ्तर में इतना मसरूफ था कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। वैसे तुम कई बार याद आई थी। खुली सड़क पर आने के बाद टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई, मगर मैं अभी तक खतरे से बाहर नहीं था, इसलिए कि माइक्रोफिल्म मेरी जेब में थी और शांति कुमार ने मुझे सुजाता के साथ टैक्सी में जाते देख लिया था और रास्ते में किसी भी जगह छापा डलवा कर मुझे पकड़वा सकता था। ये सब खदशात मेरे पेश नजर थे। हो सकता था कि शांति कुमार ऐसा न करता, लेकिन मैं खदशात को रद्द नहीं कर सकता था। टैक्सी जब उस चौक में से गुजरी जब एक सड़क सुजाता की कोठी को जाती थी तो अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कौंध गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से दाएं जानिब मुड़ने को कहा। सुजाता ने मेरी तरफ ताज्जुब से देखा। मैंने उसके कान में कहा, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। वो परेशान सी हो गई। तुमने क्या खाया था दोपहर को? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। टैक्सी मैंने सुजाता की कोठी के सामने रुकवाई और उसे लिए उतर पड़ा। बरामदे में माता जी मिल गई। मैंने प्रणाम किया और राहदारी से होता हुआ सुजाता के बेडरूम में आ गया। मुझे इस कोठी में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं सुजाता के कमरे में घंटों उसके बिस्तर पर लेटा रहता था। सुजाता ने कहा, मैं ड्राइंग रूम में हूँ, तुम्हारे लिए नौकर भेजकर गोलियां मंगवाती हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया और सुजाता के बेडरूम में आते ही दरवाजा अंदर से बंद करके कमरे का जायजा लिया। पलंग पर गर्म कंबल और लिहाफ एक तरफ पड़ा था। सिंगार मेज पर कॉस्मेटिक के सामान की भरमार थी। मैंने उसके कपड़ों की अलमारी खोली। लंबे हैंगर के साथ सुजाता की साड़ियां, कोट, जर्सियां लटकी हुई थी। नीचे कोने में उसकी रंग बरंग सैंडलें और जूते थे। ये जगह बिल्कुल महफूज थी। मैं यहाँ किसी भी जगह माइक्रोफिल्म छुपा कर रख सकता था। थोड़ी देर की बात थी, वापस आकर निकाल सकता था या फिर दूसरे रोज सुजाता से मिलने आऊंगा तो फिल्म निकाल कर ले जाऊंगा। तब तक मैं उसके तहफ्फुज़ के लिए कोई मौजूद जगह तलाश कर चुका हूँगा। सुजाता का एक भूरे रंग का लंबा रेन कोट लटका हुआ दिखा। उसके साथ ही सुजाता का एक लेडी हाफ कोट लटक रहा था। सुजाता ये कोट सर्दियों में साड़ी के ऊपर पहना करती थी। मैंने जेब से माइक्रोफिल्म निकाली और लेडीज कोट की अंदरूनी जेब में छुपा दी। एक बोझ मेरे सीने से उतर गया था। फिर मैंने बाथरूम में जाकर कंघी से बाल संवारे, रुमाल निकाल कर मुंह साफ किया और यूं ही फ्लश चला दिया ताकि पानी के गिरने की आवाज चली जाए। मैं रुमाल जेब में रखकर बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। सुजाता ड्राइंग रूम में से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। क्या हाल है डार्लिंग? अब तो दर्द नहीं हो रहा। मैंने दवाई के लिए नंदू को भेजा है, बस एक टैबलेट खा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, चिंता क्यों करती हो, बस बिल्कुल ठीक हो गया है, दवाई की जरूरत नहीं है, चलो चल कर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। सुजाता खुश हो गई। उसकी माता जी ने कहा कि वो चूरन ला कर देती हैं। मैं सुजाता का बाजू थाम कर ये कहता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। माता जी, ये यूं ही परेशान हो जाती है, मैं ठीक हूँ। मैं वाकई पहले से 100% ठीक और मुतमईन हो गया था। माइक्रोफिल्म को मैंने महफूज जगह पर छुपा दिया था। मैं सुजाता के साथ टैक्सी में बैठ गया और हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। टैक्सी एक बार फिर 12 खंबे की तरफ रवाना हो गई। रेस्टोरेंट का माहौल इतना रोमान परवर था कि सुजाता को सिवाय रोमान के कुछ नहीं सूझ रहा। वो प्यार मोहब्बत की बातों में मसरूफ थी और मैं अपनी आइंदा हिकमत अमली तरतीब दे रहा था। चुनांचे मैंने उसे बातों बातों में बताया कि मैं आज रात कतली खिचड़ी खाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पेट पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंधे को क्या चाहिए था? सुजाता ने फौरन कहा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से खिचड़ी बना कर दूंगी। मैं यही चाहता था। रात को सुजाता के घर अच्छी खासी महफिल लग गई। सुजाता की एक सहेली अपने खावत के साथ आ गई जो इंडियन नेवी में कमांडर था। दोनों की शादी हाल ही में हुई थी और वो दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। मेरा भी उनसे तारुफ करवाया गया। वो लोग कॉफी की एक एक प्याली पीकर चले गए, मगर मैं 11:15 बजे तक वहाँ बराजमान रहा। बिलाखिर मैंने सुजाता से इजाजत तलब की। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। उसके वही तकाजे थे और मेरी वही तसल्लियां थी। मैंने हस्ब मामूल उसे सब्ज बाग दिखाए और दिल्ली की सर्दी में बाहर निकल आया। अब मेरी मंजिल तिमारपुर का गिराज थी। मैं टैक्सी लेकर वहां पहुंच गया। पोशाली ने मेरी दस्तक पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। हम जरा देर तो इधर उधर की बातें करते रहे और फिर मैंने उसे आज दिन भर होने वाले वाकयात की रुदात सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसकी आंखों में तशवीश के साए लहरा गई। कहने लगी, मैं नहीं समझती कि तुम अब ज्यादा देर तक अपने ऑफिस और ओहदे पर महफूज रह सकोगे। बेहतर यही है कि पकड़े जाने से पहले ही मेरे साथ कहीं निकल चलो। मैंने फौरी तौर पर उससे इत्तेफाक न किया। मैंने कहा, मैं इस ओहदे पर रहकर अपने मुल्क और मजहब की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करना चाहता हूँ और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि अब मेरा वहां रहना मेरी मौत के मुतरादिफ है, तब तक मैं इस दफ्तर से राह फरार इख्तियार नहीं करूंगा।
वो बोली ये तो ठीक है, लेकिन माइक्रोफिल्म सुजाता के कोर्ट में रखने की बजाय यहाँ ले आते। मैंने तो ये फिल्म तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम इसे अपने आदमी के हवाले कर दो ताकि वो जल्दी से जल्दी वतन भेज दे और उसकी रोशनी में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। अगर तुम्हें आज बॉस को वायरलेस पर कोई पैगाम नहीं देना था तो फिल्म अपने साथ ही ले आते। मैंने कहा ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं, सुजाता के कितने ही कोट हैं और वो खास लेडी कोट सिर्फ बारिश के दिनों में ही पहनती है। वैसे मैं कल उसके घर जाकर माइक्रोफिल्म अपने कब्जे में कर लूंगा। पोशाली ने बताया कि मिलिट्री अस्पताल से चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म गायब हो जाने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है।